हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे विश्व इतिहास का एक टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब प्रथम विश्व युद्ध। तो इसको हम दो पार्ट के अंदर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पहला विश्व युद्ध। शुरुआत होती है हमारी 20वीं शताब्दी से। जब 20वीं शताब्दी हमारी शुरू होती है, उस समय में क्या हमारा जो यूरोप है, पहला विश्व युद्ध हमारे यूरोप से माना जाता है। तो यूरोप के बारूद के ढेर पे खड़ा था। बारूद के ढेर पे खड़ा था एक तरह की लोकोक्ति है, मुहावरा है। मतलब उस पर यदि एक चिंगारी लग जाए, मतलब एक छोटी सी गलतफहमी हो जाए, तो उससे ही सब कुछ नष्ट हो सकता था। मतलब एक बहुत बड़े युद्ध की आशंका चल रही थी, और ये कहा जा रहा था हमारा यूरोप के लिए। पिछली अर्ध शताब्दी की लिए बात करें, कि पिछले 50 साल की बात करें, तो पिछले 50 साल सशस्त्र शांति का युग था। क्या है? सशस्त्र शांति का युग था पिछला 50 साल, जिसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि यूरोप में अविश्वास और भय की जो भावना है चरम सीमा पे पहुंच गई थी। यूरोप में क्या होता था? भय और अविश्वास की जो भावना थी ये चरम सीमा पे थी। क्यों? क्योंकि क्या है, पिछले 50 साल सशस्त्र शांति का युग था। मतलब सभी ने अपने अपने शस्त्र इकट्ठे किए, लेकिन कोई भी युद्ध नहीं हुआ। मतलब चारों तरफ शांति शांति थी। वास्तव में बात करें तो वास्तव में पहला विश्व युद्ध के कारण क्या, पहला विश्व युद्ध का कारण क्या, जर्मनी और जो फ्रांस है उनकी लड़ाई को माना जाता है। पहले विश्व युद्ध का मूल कारण देखें तो हमारे जर्मनी और फ्रांस की जो लड़ाई थी वैमनस्य था। यही मूल कारण था, जिसके कारण क्या होता है, यूरोप में गुप्त संधियों का जाल बिछ जाता है। जर्मनी अलग अलग गुप्त संधियाँ करता है, तो फ्रांस अलग अलग गुप्त संधियाँ करता है। और इन गुप्त संधियों की वजह से हमारे अविश्वास, शस्त्रीकरण और तनाव, इनमें लगातार बढ़ोतरी होती गई। और ये हमारे फ्रांस और जर्मनी ये मूल कारण रहे। इस निराशा और भय के माहौल की ओर इशारा करते हुए जो हमारा ब्रिटिश विदेश मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा कि चारों ओर चिराग बुझते जा रहे हैं। मतलब चारों तरफ उम्मीदें खत्म हो रही है और फिर से जल पाने की संभावना नज़र नहीं आती। मतलब चारों तरफ प्रेम और सौहार्द देशों के बीच में बनता नज़र नहीं आ रहा, और संभावना भी नहीं लग रही। तो अब बात करते हैं पहले विश्व युद्ध की। तो पहले विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे। तो पहले विश्व युद्ध के कारणों की बात करें तो पहला कारण आता है हमारे राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्रहितों में टकराव। बात करें फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ था। इटली और जर्मनी का एकीकरण भी इसी भावना का परिणाम माना जाता है। जो राष्ट्रवाद की भावना है, इसी भावना से प्रेरित होकर हमारे जर्मनी का एकीकरण हुआ, साथ ही साथ इटली का एकीकरण भी होता है। जहाँ एक ओर इसने राष्ट्रों के निर्माण को प्रेरित किया, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु परस्पर मतभेद भी पैदा किए। वे जो राष्ट्रवाद की भावना है, इसने क्या किया, नए नए राष्ट्रों के निर्माण को भी प्रेरित किया। तो दूसरी ओर देखें तो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जो आपस में मतभेद है वो भी इसने पैदा किए। अब हम बात करेंगे शुरुआत की। हमारे फ्रांस और जर्मनी को जब इसका कारण बताया जा रहा है, इनके बारे में बात करें तो 1871 के बाद से ही जर्मनी और फ्रांस के हित आपस में टकराने लग गए। जब हमारे जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तो जर्मनी के एकीकरण के दौरान जर्मनी और फ्रांस के आपस में हित, ये बेनिफिट्स टकराने लगे। फ्रांस जर्मनी के द्वारा छीने गए, मतलब जर्मनी ने फ्रांस से दो क्षेत्र छीन लिए थे, एक अल्सास और एक लॉरेन। तो ये क्षेत्र छीन लिए थे। तो फ्रांस क्या, जर्मनी के द्वारा छीने गए। अब आप ये क्या, जर्मनी के एकीकरण के अंदर आप पढ़ेंगे कि जर्मनी का एकीकरण जब किया जा रहा था, तब फ्रांस के दो क्षेत्र थे अल्सास और लॉरेन, वो कूटनीति के जरिए हमारे जो बिस्मार्क था, तो बिस्मार्क ने छीन लिए थे। तो ये दोनों क्षेत्र क्या, किसी भी कीमत पर फ्रांस वापस चाहता था। जो छीने गए क्षेत्र थे ये वापस चाहता था। अब अल्सास और लॉरेन के संबंध में फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ थे पोएंकर। तो पोएंकर साहब कहते थे कि यदि हमारी युवा पीढ़ी अपने छीने हुए जो प्रांत है अल्सास और लॉरेंस, इनको फिर वापस पाने की आशा में नहीं जी रही, तो मुझे उनके जीवित रहने का कोई अन्य कारण भी दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब यदि वो ऐसा नहीं सोचती है कि हमें वो एरिया प्राप्त हो, तो इसका मतलब कि वो बेकार ही जी रही है। अगला कारण आता है हमारा ऑस्ट्रिया और रूस का संबंध। ये तो हमारा फ्रांस और जर्मनी का संबंध देखा था। अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के संबंध की बात करें तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के बाद क्या होता है, जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हो जाता है, तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के बाद
जब ऑस्ट्रिया को वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। मतलब वहाँ पहले जो हमारे जर्मनी का एकीकरण होता है उससे पहले ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा राष्ट्र हुआ करता था। ऑस्ट्रो हंगरी जो साम्राज्य था वो सबसे बड़ा जो एरिया माना जाता था। लेकिन जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हो जाता है तो ऑस्ट्रिया का आकार छोटा हो जाता है और वहाँ से उसकी शक्ति को कम करके खदेड़ दिया जाता है। तो ऑस्ट्रिया क्या सोचता है कि क्यों ना मैं पश्चिम की ओर चला जाऊँ, क्या तो और पश्चिम की ओर से अपने पुराने गौरव की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। जो ऑस्ट्रिया है वो पश्चिम की ओर से जर्मनी और इटली उनको ऑस्ट्रिया को घेर लेते हैं। घेरने का मतलब है कि अब वो अपना राष्ट्र बढ़ा नहीं पाता, तो स्वाभाविक रूप से पूर्व की ओर उन्मुख करता है। यदि आपने मैप देखा है, मैप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया के इधर की तरफ तो हमारे जर्मनी है, तो इधर की तरफ हमारे क्या है, इटली है। लेकिन अब क्या है कि इधर की तरफ से तो बढ़ नहीं सकता। अब ऑस्ट्रिया के पास एक ही मौका है कि वह राज्य बढ़ाना चाहे तो इधर, और इधर कौन है हमारे, रूस, तो उधर की तरफ ही बढ़ सकता है। तो रूस पहले से अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहा था। रूस के शासक कौन थे हमारे, जार राजा, जार शासक वहाँ के राजा थे, तो वो इसको बढ़ने नहीं देना चाहते थे। दोनों राष्ट्र पूर्व में बाल्कन क्षेत्र की और उन्मुख थे। मतलब जो दोनों राष्ट्र थे कौन कौन, ये हमारे ऑस्ट्रिया और जो रूस है, ये दोनों को दोनों चाहते थे कि बाल्कन क्षेत्र है उस बाल्कन क्षेत्र पे हमारा कब्जा हो जाए। रूस चाहता था कि मेरा कब्जा हो जाए, ऑस्ट्रिया चाहता था कि मेरा कब्जा हो जाए। किस पे, बाल्कन एरिया पे। यूरोप को बारूद की पेटी की संज्ञा भी दी जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति अत्यंत जटिल और वातावरण कैसा था, उग्र था। क्यों, क्योंकि सभी राष्ट्रों ने एक दूसरे के साथ अजीब तरह की संधियाँ कर रखी थी और वातावरण कैसा था, उग्र था। रूस क्या है, दो कारणों से इस क्षेत्र को अपना, जो हमारा बाल्टिक क्षेत्र है, बाल्टिक क्या, बाल्कन क्षेत्र है, तो बाल्कन क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानता था। अब का दो कारण कौन कौन से, रूस दो कारणों से इस क्षेत्र पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानता था, बाल्कन क्षेत्र पे। क्योंकि बाल्कन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग रूस की जो जाति है, स्लाव जाति, उस जाति से संबंधित था। मतलब जो बाल्कन क्षेत्र है, तो बाल्कन क्षेत्र में स्लाव जाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते थे। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा, जो रूसी लोग हैं वो ग्रीक चर्च के अनुयायी थे। इसी वजह से रूस और ऑस्ट्रिया के हित आपस में टकराने लगे। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में सर्व स्लाव मूल के लोग भी सम्मिलित थे। तो ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में सर्व स्लाव जो मूल के लोग भी सम्मिलित थे। तो इस तरह से रूस और जो ऑस्ट्रिया है इनके संबंध गड़बड़ा जाते हैं। अब हम बात करेंगे इटली और ऑस्ट्रिया के संबंध किस तरह से गड़बड़ाते हैं। तो इटली के जो राष्ट्रवादी है, क्या इटली के राष्ट्रवादियों द्वारा ट्रेंटिनो और ट्रिस्टे, क्या दो एरिया शहर है, ट्रेंटिनो और ट्रिस्टे, इन शहरों को प्राप्त करने के लिए समुद्रणवादी आंदोलन चलाया गया। किसके लिए द्वारा, इटली के जो राष्ट्रवादी थे इन दोनों के, इनके द्वारा दो शहर है, एक तो ट्रेंटिने और ट्रिस्टे, ये दो प्रदेश या शहर है, इनको प्राप्त करने के लिए समुद्रणवादी आंदोलन चलाया गया। अब समुद्रणवादी आंदोलन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे इटली है, इटली में आता हमारे रोम। तो आपको ये तो पता ही होगा कि पहले जो रोमन साम्राज्य था, तो रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ करता था। इसमें पूरा पूरा का पूरा यूरोप और थोड़ा बहुत एशिया आता था। तो इटली ने क्या है, वो रोमन साम्राज्य था उसकी दुहाई देती है। दुहाई का मतलब कि ये रोमन साम्राज्य के अंतर्गत इस एरिया आते हैं, तो हमें इनको वापस प्राप्त करना है धार्मिक कारण बताकर। तो ये ट्रेंटिने और जो ट्रेंटिने और ट्रिस्टे, ये दो शहर आपने आप वापस ले लिए। कि जैसे हमारा चीन था, तो चीन भी यही बताता था कि हमारे समुद्रणवादी नीति के तहत कि जो हमारा तिब्बत का एरिया है, हमारा तो क्या है लेकिन तिब्बत का एरिया था, उसको वो अपना एरिया बताता है और वो उसको शामिल कर लेता है। उसी तरह इटली भी ट्रेंटिना ट्रिस्टे शहरों को अपने अंदर ले लेता है। और इसी वजह से ऑस्ट्रिया के साथ उसके संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ उसके संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि ट्रेंटिना ट्रिस्टे ये दोनों शहर क्या ऑस्ट्रिया से संबंधित थे। फिर बात करें पोलैंड, पॉलिश लोग कहलाते थे हमारे पोलैंड के निवासी। तो पॉलिश लोग अपने राष्ट्र की पुनः स्थापना करना चाहते थे। सभी राष्ट्र क्या अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे, तो इस वजह से पॉलिश लोग भी अपने राष्ट्र की पुनः स्थापना करना चाहते थे। ये वाहते नहीं थे, चाहते थे। फिर सर्बिया और ऑस्ट्रिया की बात करें तो सर्बिया एक बृहत्तर बाल्कन राज्य का सपना देख रहा था। सर्बिया चाहता था कि जैसे सारे राष्ट्र बड़े हो रहे, जर्मनी बड़ा हो गया, इटली बड़ा हो गया, सभी राष्ट्र बड़े हो रहे, तो सर्बिया ने सोचा कि सर्बिया भी बड़ा होगा। तो वो बाल्कन जो
देश थे, बाल्कन एरिया थे, उनको शामिल करके एक बहुत बड़े बाल्कन राज्य का सपना देख रहा था, जिससे हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के साथ हमेशा तनाव होता रहता था, क्योंकि बाल्कन को रूस भी शामिल करना चाहता था, तो ऑस्ट्रिया भी शामिल करना चाहता था, तो वैसे सर्बिया भी इसको शामिल करना चाहता था। अब रूस और जर्मनी के विवाद की बात करें, रूस क्या अखिल स्लाववाद का संरक्षक था। क्या रूस क्या था? अखिल स्लाववाद का मतलब कि पूरी की पूरी दुनिया क्या है, स्लाव जनसंख्या में कन्वर्ट हो जाए, तो वो ये चाहता था, जिसका अखिल जर्मनवाद से तीव्र विरोध होता था। तो जर्मनी ये सोचते थे कि जो जर्मन लोग हैं उनका सबसे सभी जगह क्या है, प्रभुत्व होना चाहिए, सभी जगह उनका जो क्या कहते दबदबा होना चाहिए। तो जर्मनवाद ये कहता था। तो दोनों में तो कैसे हो सकता है कि एक ही चीज़ हो सकती है, या तो जर्मनवाद फैल सकता है या स्लाववाद फैल सकता है। तो दोनों में हमेशा तीव्र विरोध होता था। अतः देशभक्ति की जो विकृत भावनाता है, इसने विभिन्न राष्ट्रों के बीच में घृणा और द्वेष उत्पन्न कर दिया और राष्ट्रों को रणोन्मति मतलब लड़ाई करने के लिए आतुर बना दिया। तो इस तरह से राष्ट्रवाद की भावना है वो कारण बनी। फिर आता हमारा कूटनीतिक संधियाँ और यूरोप का दो शिविरों में विभाजन। तो 1870 में क्या होता है, सेडान के युद्ध में, क्या 1870 में सेडान के युद्ध में जर्मनी के हाथों फ्रांस की पराजय हो जाती है। कि 1870 में क्या होता है, सेडान का युद्ध होता है, सेडान के युद्ध में जर्मनी के हाथों फ्रांस की पराजय हो जाती है, जिसके बाद बिस्मार्क को फ्रांस के द्वारा जर्मनी से बदला लेने की कोशिश का आभास था। कि बिस्मार्क को लगा कि ये तो सेडान के युद्ध में जर्मनी तो से फ्रांस तो हार गया, लेकिन फ्रांस ऐसे चुप बैठने वालों से है नहीं। फ्रांस क्या करेगा, मुड़ के वापस वार करेगा, मुड़ के लड़ाई करेगा। तो उसको पहले से लग गया था, इसलिए उसकी नीति थी कि फ्रांस को मित्रविहीन बनाए रखा जा सके। कि बिस्मार्क ये सोचता था कि सेडान के युद्ध के बाद जैसे फ्रांस हम पे युद्ध करे, तो फ्रांस अकेले की तो बस की है नहीं फ्रांस की, वो क्या करेगा, एक दो राष्ट्रों को साथ लेगा और जर्मनी पे हमला करेगा। तो क्यों ना हम पहले से ही जिन जिन से फ्रांस दोस्ती कर सकता है उनको हम अपना दोस्त बना लें और फ्रांस को अकेला अलग थलग कर दें। तो ये हमारा बिस्मार्क कोशिश करता रहता है उस समय के बाद से ही। इसका प्रमुख उपकरण बिस्मार्क के द्वारा गुटबंदी और गुप्त संधियों की परंपरा थी। मतलब बिस्मार्क क्या करता है, उन देशों से जिनसे फ्रांस दोस्ती कर सकता है उनसे बिस्मार्क क्या करता है, गुटबंदियाँ करता है और गुप्त संधियाँ करनी शुरू कर देता है। फिर आता हमारा 1873 का समय। 1873 में हमारे बिस्मार्क साहब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस के सम्राटों को इकट्ठा करता है। 1873 में हमारी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस के तीनों के सम्राटों को इकट्ठा करता है और तीनों सम्राटों का एक संघ बनाता है। क्या कहता है कि क्यों ना हम तीनों मिलके एक संघ बना लेते हैं, पूरी दुनिया हमारे कदमों में आ जाएगी, सारी दुनिया हमसे डरेगी। ये जब पता चलेगा कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस तीनों संघ, तीनों या तो होता ना कि मैं बैकपैक पर और क्लब सोडा, तो वो हम तीनों जब बैठेंगे साथ, तो वैसे ही है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस के सम्राट जब इकट्ठे होंगे तो पूरी दुनिया उनके कदमों में आ जाएगी। अब एक संघ बन जाता है। अब इस संघ की प्रमुख विशेषता ये थी कि ऑस्ट्रिया और रूस जैसे जो परस्पर विरोधी राष्ट्र थे, एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए तैयार राष्ट्र थे, उनको भी बिस्मार्क क्या करता है, अपनी जो बातों के जरिए, कूटनीति के जरिए एक ही ग्रुप के अंदर शामिल कर देता है। अब इसी से हमें पता चलता है कि बिस्मार्क कितना चतुर कूटनीतिक राजनीतिज्ञ था। लेकिन बिस्मार्क ये भी जानता था कि ये जो दोस्ती है, जो हमारे तीनों की दोस्ती है, ये ज़्यादा दिनों तक लंबी चल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो रूस और जो हमारा ऑस्ट्रिया है, इसमें तो कभी भी लड़ाई हो सकती है। तो इसलिए उस बिस्मार्क ने क्या किया कि इन दोनों से भी आपस में एक एक करके चर्चा करनी शुरू कर दी। फिर उसने सोचा कि यदि दोनों में लड़ाई हो जाए, हमारे रूस और जो हमारा ऑस्ट्रिया है, और ये किसी दिन ऑस्ट्रिया रूस ने पूछा कि बताओ हम दोनों में तो लड़ाई हो गया, तुम किसका साथ दोगे? साथ का मतलब ये है कि तुम्हारी असली दोस्त कौन है। तो बिस्मार्क ने इसका पहले से सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया। इसलिए यदि दोनों के चुनाव पर, दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों में से एक का चुनाव करना पड़े, तो उसने कहा कि वो ऑस्ट्रिया का साथ देगा, मतलब ऑस्ट्रिया का विकल्प उसने खुला रखा। इसके लिए उसने क्या किया, बिस्मार्क ने 1879 में ऑस्ट्रिया से एक गुप्त संधि कर ली। 1879 में क्या किया, ऑस्ट्रिया से उसने एक गुप्त संधि कर ली। 1882 में इटली भी इस गुप्त संधि में शामिल हो जाता है, जो हमारा ऑस्ट्रिया से गुप्त संधि करते हैं। तो इस संधि में हमारे 1882 में इटली भी शामिल हो जाता है। अब ये गुट क्या, ट्रिपल अलायंस, मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली कहलाने लगा। रूस को बिस्मार्क ने थोड़ा साइड कर दिया।
फिर रूस ने पूछा कि फिर जब तुम हमसे दोस्ती करना ही नहीं चाहते थे तो हमें दोस्त बुलाए क्यों? तो वो कहता ना कि कई जगह डायलॉग आता है ये वाला कि जब आप हमसे रिश्ता निभाना ही नहीं चाहते थे हमसे शादी की क्यों? तो वैसा रूस भी यही कहता है कि जब तुम ट्रिपल अलायंस में हमें शामिल ही नहीं करना चाहते थे तो आपने हमारे साथ गुट ही बनाया क्यों? तो बिस्मार्क क्या कहता है 1888 में रूस को कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी हमारे दोस्त हो, ये थोड़ी दोस्त दूसरी वो रिश्तेदारी है, आपकी हमारी दोस्ती है, ठीक है। तो बिस्मार्क कहता है कि आप भी हमारे दोस्त हो और आप हमारे पक्के वाले दोस्त हो, वो तो हमारे रिश्तेदार है। तो इस तरह से तो जो जर्मनी का राज सम्राट था विलियम केसर वो कहता है अरे तुम्हें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जैसे जो बिस्मार्क है वो क्या है रूस को भी संभालना चाहता था, तो वो ऑस्ट्रिया को संभालना चाहता था, जर्मनी को भी संभालना चाहता था, तो वो फ्रांस को भी संभालना चाहता था, तो वो एक ही समय पर सभी को संभाल रहा था। तो हमारा जो विलियम केसर था जर्मनी का सम्राट वो कहता है कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें रूस से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मार्क कहता है कि डरने वाली बात नहीं है, रूस को भी शांत करना ज़रूरी है। वो कहता है कि भैया तू तेरा काम कर। बिस्मार्क को कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा। तो अब ये भी आप ये जब आप जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे तब आप इस चीज़ को जानेंगे। जैसे बिस्मार्क है सभी से जैसे वो संधियाँ करता है और अपनी जो राजनीति है इसको सबके सामने पेश करता है। तो दुनिया की नज़र में क्या है, जो हमारे विलियम केसर है सम्राट होता है जर्मन का, तो उसकी जो महत्व है वो कम होने लगता है और बिस्मार्क का महत्व बढ़ने लगता है। दुनिया की नज़र में क्या बिस्मार्क एक बड़ा व्यक्ति माना जाने लगा है, किसके परिप्रेक्ष्य में, ये हमारे विलियम केसर के। तो विलियम केसर नाराज़ हो जाता है, वो उससे उसकी जलन की भावना होने लगती है। तो वो सोचता है क्यों ना बिस्मार्क को हटा करके क्यों ना मैं महत्व हासिल करूं। तो इसलिए वो कहता है कि रूस आता तो रूस को हम लड़ाई में हरा देंगे। तो विलियम कैसे सोचता है कि रूस आएगा, लड़ाई करेंगे, रूस को हरा देंगे, तो इससे क्या है कि सारी दुनिया की नज़र में विलियम केसर की जय जयकार होने लगेगी। तो ये जो हमारे बिस्मार्क है इसको कहते हैं विलियम केसर कि तू रहने दे, तेरा काम कर। विलियम केसर की बात सुन के बिस्मार्क नाराज़ हो जाता है और वो 1890 में राजनीति से संन्यास ले लेता है। जो होता है तू ही संभाल ले, ऑस्ट्रिया को भी तू ही संभाल ले, जर्मनी को भी तू ही संभाल ले, इटली को भी तू ही संभाल ले, सबके संबंधों को तू ही संभाल ले। और विलियम केसर की बात सुन के 1890 में बिस्मार्क राजनीति संन्यास ले लेता है। जब तक बिस्मार्क था तब तक क्या है सभी से बातचीत करता रहता था, तब तक क्या है जर्मनी के प्रयास सुरक्षात्मक थे कि मतलब कि हमें किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है और लड़ाई करे बिना अपनी शक्ति को बढ़ाना है। 1894 में फ्रांस को पता चलता है कि रूस अलग हो गया है हमारे जर्मनी से, तो फ्रांस जाता है रूस के पास 1894 में और दोस्ती करने की बात करता है। तो दोनों में दोस्ती हो जाती है फ्रांस और रूस में। इसी वर्ष के जर्मन सम्राट जो केसर विलियम है, ये विलियम केसर जर्मनी की नौसैनिक शक्ति है उसको बढ़ाना शुरू कर देता है। कि जर्मनी सोचता है कि क्यों ना अब हमारी जो नौसैनिक शक्ति है उसको बढ़ाना शुरू करें और युद्ध की तैयारियां कर दें। ब्रिटेन क्या है कि अलग बैठा रहता था। आपने यदि मैप देखा है तो यूरोप और ब्रिटेन दोनों अलग अलग है। दोनों के बीच में क्या है कि हमारे एक जल संधि है, जल संधि के माध्यम से जो दोनों अलग अलग है, मतलब मैनलैंड जो यूरोप है उनसे जो ब्रिटेन है अलग है। अब ब्रिटेन क्या करता था कि दूर बैठा बैठा देखता था, केवल जो यूरोप है यूरोप की राजनीति को केवल दूर बैठा बैठा देखता था, उसकी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता था। तो ब्रिटेन अभी तक शानदार पृथक्करण की नीति पे चल रहा था। जर्मनी से अपने साम्राज्य को खतरा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने अब अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही जर्मनी अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू करता है, इंग्लैंड है उसको भी डर लगना शुरू होता है कि क्योंकि उसे लगा कि अब नौसैनिक के माध्यम से अब जर्मनी क्या इंग्लैंड पर भी या ब्रिटेन पर भी हमला कर सकता है। इसलिए ब्रिटेन भी अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मित्रों की तलाश करना शुरू कर देता है कि यदि लड़ाई हो जाती है, यदि लड़ाई हो जाती है तो ब्रिटेन का साथ कौन कौन से देश देंगे। 1902 में ब्रिटेन अपनी शानदार पृथकता की नीति को त्याग देता है। सोच लेता है कि अब तो लड़ाई भी हो सकती है, लड़ाई हो तो हमारे पास मित्र होने चाहिए, और जापान के साथ दोस्ती कर लेता है। क्या शानदार पृथकता की नीति को त्याग कर देता है 1902 में और जापान के साथ दोस्ती कर देता है। अब बात आती, सवाल यदि आपसे पूछ लिया जाए ब्रिटेन की जो इतना बढ़िया चल रहा था, जबकि ब्रिटेन पर किसी ने युद्ध भी नहीं किया, फिर भी ब्रिटेन ने जो शानदार पृथकता की नीति है उसको त्याग दिया, इसके क्या कारण थे?
पहला कारण आता है हमारे 1894 में जर्मनी के द्वारा जो नौसैनिक शक्ति है उसको बढ़ाने की घोषणा करना। फिर दूसरा जो हमारा अफ्रीका के अंदर बोअर विद्रोह किया गया था दक्षिणी अफ्रीका के अंदर 1899 में, जब भी ये ब्रिटेन के द्वारा इसका सामना किया जा रहा था, तो उस समय किसी भी राष्ट्र के द्वारा ब्रिटेन है इसका साथ नहीं दिया गया, तो उस समय ब्रिटेन अकेला पड़ गया था। तो इस समय क्या है, यदि युद्ध हो जाए ब्रिटेन का जर्मनी से, तो ब्रिटेन अकेला नहीं रहना चाहता था। फिर सूडान के अंदर, जो अफ्रीका के अंदर सूडान देश है, वहाँ फाशोदा में ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं आमने सामने आ जाती है। मतलब एक ऐसी स्थिति आती है ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं के सामने। फाशोदा नाम की जगह है कहाँ पे, सूडान में, वहाँ पे कि कभी भी लड़ाई हो सकती है। लेकिन फ्रांस उस समय संयम बरतता है, मतलब लड़ाई करना नहीं चाहता है, और बिना किसी शर्त के अपनी सेनाएं पीछे खींच लेता है। वो कहता है कि भैया हम नहीं लड़ेंगे, हमें ये चाहिए तो आप इस जगह चाहो तो ले लो। तो ब्रिटेन क्या है, इससे खुश हो जाता है, और इस घटना से दोनों में विश्वास करने का अवसर पैदा होता है, और दोनों देशों में क्या विश्वास हो जाता है। और इसी का परिणाम था कि 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में संधि हो जाती है। इसी का परिणाम क्या होता है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में संधि संपन्न हो जाती है। 1907 में क्या होता है, रूस भी इस संधि में शामिल हो जाता है। 1904 में क्या है, जो हमारे 1907 में रूस भी इस संधि में शामिल हो जाता है। मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की संधि, तो अब इन तीनों को मिला करके एक ट्रिपल अतांत, मतलब राष्ट्रीय सौहार्द नाम का एक गुट बनता है। तो इस तरह पूरा पूरा यूरोप अब दो गुटों में बट जाता है, एक तो ट्रिपल अलायंस और एक ट्रिपल अतांत। ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की थे। तो ट्रिपल अतांत में हमारे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, इटली, पुर्तगाल, अमेरिका, यूनान, रोमानिया, शाम, क्यूबा, मध्य अमेरिकी राष्ट्र और ब्राज़ील, तो हमारे ये राष्ट्र थे। इस तरह पूरा पूरा यूरोप अब दो खेमों में बट गया। अब दोनों खेमों की कुछ खासियत थी। अब खासियत की बात करें क्या थी, ये एक दूसरे में अविश्वास रखते थे, मतलब कभी भी लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे, और दोनों एक दूसरे की बुराई करते थे। दोनों में खूब सारी खेमे बंदी हुई थी, और जो खेमे बंदी भी कैसी, कठोर खेमे बंदी। खेमे बंदी का मतलब होता है कि जैसे आज हमारे विधायक होते हैं उनकी बाड़ाबंदी की जाती है, उस समय वैसे ही खेमे बंदी की जाती थी कि एक बार किसी भी राष्ट्र ने किसी के साथ वादा कर दिया कि वह उसकी जो मुसीबत के समय साथ देगा, तो उसको भागने नहीं दिया जाता था। तो ऐसी कठोर कठोर खेमेबंदी होती थी। साथ ही साथ देशों के बीच में गुप्त संधियां भी होनी शुरू हो गई। फिर शस्त्रीकरण की होड़ हो गई। शस्त्रीकरण की होड़ का मतलब सभी देशों ने अपने अपने शस्त्रों को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब आता हमारा सैन्यवाद और शस्त्रीकरण। सैन्यवाद और शस्त्रीकरण की बात करें तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के बाद से यूरोप में उत्तरोत्तर यह बात तेज होती जा रही थी, प्रबल होती जा रही थी कि सैन्य शक्ति से ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान हो सकता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास लाठी होगी भैंस भी उसी की रहेगी। तो दुनिया में यही बात प्रचलित हो गई थी कि जिसके पास सेना बढ़ी, सैन्य शासन बढ़ा, तो सैन्य शक्ति बढ़ी, वही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान उसी के पक्ष में होगा। तो हर राष्ट्र चाहता था उसकी सैन्य शक्ति बढ़े। यदि किसी राष्ट्र को अपने अधिकारों की रक्षा करनी है और अपने आप को बचाए रखना है, तो उसे सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली होना पड़ेगा। तो ये मान्यता सब जगह फैल गई थी कि यदि कोई भी राष्ट्र है जो अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहता है और साथ ही साथ अपना अस्तित्व बना के रखना चाहता है, तो उसे सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली होना पड़ेगा। अब इस सैन्यवाद में दो चीज़ें शामिल होती थी। जो सैन्यवाद है तो इसमें दो चीज़ें शामिल होती थी। पहली चीज़ होती थी कि शस्त्रीकरण की होड़ से जो उत्पन्न भय, घृणा और संदेह का वातावरण। क्यों? क्योंकि एक देश यदि शस्त्रों का निर्माण करना शुरू करता है तो दूसरा देश डर जाता है कि ये बगल वाला राष्ट्र है, यहाँ शस्त्रों का निर्माण इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, कि कहीं ये हम हमारे देश पे हमला तो नहीं कर देगा। तो वो कर रहा है तो हम भी करना शुरू कर देंगे। दूसरा, नागरिक प्रशासन पर सैन्य प्रशासन का हावी होना। क्या? नागरिक प्रशासन पर सैन्य प्रशासन का हावी होने का मतलब है कि जो राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की संपदा है, मतलब पैसा दे लें, वो सेना के कार्यों में, सेना की चीज़ों के अंदर ज़्यादा खर्च होने लग जाता है नागरिक कार्यों की बजाय। तो सैन्यवाद में यही होता है कि सेना की से संबंधित चीज़ें ज़्यादा बनने लगती है जो नागरिक से संबंधित चीज़ों की बजाय। ये सैन्यवादी प्रवृत्ति हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से विकसित होती कि दूसरा देश कहीं हम पे हमला ना कर दे, इसलिए हमें सैनिक शक्ति को बढ़ाना है। किंतु सैन्य प्रतिस्पर्धा ने वृद्धि करके यूरोप के सैन्य खेमों में बांट दिया। मतलब एक तरह से गुटबाजी शुरू हो जाती है और इनके बीच में जो उत्तरोत्तर अलगाव भी बढ़ता जाता है। फिर आता उग्र राष्ट्रवाद। फिर क्या आता हमारा? उग्र राष्ट्रवाद आता है।
मतलब फ्रांसीसी क्रांति के बाद जिस राष्ट्रवाद का विकास यूरोप में हो रहा था, जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, तो फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन के बाद में क्या है कि ऐसा नहीं केवल फ्रांस में होगी, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। तो जो राष्ट्रवाद का विकास यूरोप में हो रहा था और वो अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुका था और धीरे धीरे उग्र भी होता जा रहा था। यह उग्र राष्ट्रवाद के विभिन्न राष्ट्रों के बीच में घृणा और नफरत पर आधारित था। ये जो राष्ट्रवाद था, उग्र राष्ट्रवाद, ये क्या था, विभिन्न राष्ट्रों के बीच में घृणा और नफरत पर आधारित था। यह उग्र राष्ट्रवाद, इस उग्र राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता ये थी कि जहाँ तक द्वेष केवल शासकों के बीच में था, कि पहले तो लड़ाइयाँ राजाओं के बीच में होती थी, अब धीरे धीरे जो देशों की जनता है वो भी एक दूसरे देशों की जनता को नापसंद करने लगी और वो भी एक दूसरे की जो जनता है उनके बीच में युद्ध की भावना पैदा होने लगी कि हमें दूसरे को इससे युद्ध लड़ना है और उसको कैसे भी करके हराना है। तो पहले तो राजा ही बात करते थे, अब जनता भी ऐसा सोचने लगी। फिर आता सामाजिक असंतुलन। क्या आता? सामाजिक असंतुलन आता है। तो सामाजिक असंतुलन की बात करें तो इस समय क्या होता, समस्त यूरोप में संकुचित राष्ट्रवाद, कि राष्ट्रवाद भी कैसा, संकुचित राष्ट्रवाद। अब संकुचित राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि हमारा राष्ट्र पहले, दूसरा देश जाए भाड़ में, हमारा देश जीत जाए, हमारे देश की संपदा बढ़े, तो हमारा राष्ट्र वाली जो फीलिंग होती है इसे कहते हैं संकुचित राष्ट्रवाद। और दूसरे राष्ट्र से मरे कटे जले हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय ऐसा ही चल रहा था। कूटनीतिक मनोमालिन्य। कूटनीतिक मनोमालिन्य का मतलब एक दूसरे के देशों के खिलाफ साजिश करके दूसरे को मिटा देना। आर्थिक हित चिंतन और स्वार्थ का प्रचलन इतना बढ़ गया था कि शांति की जो दुहाई देते थे ऐसे राष्ट्र, जैसे हमारे, आप देखेंगे पहले विश्व युद्ध के बाद में जो हमारे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, वो हमारी जो 21 सूत्री मांगे थी, 21 सूत्री मांगों को लेके इतने मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हर चीज़ मानने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे दुनिया में शांति हो। तो वुडरो विल्सन है हमारे, वो क्या चाहते थे, शांति हो। वही हमारे लोक प्रशासन के पिता माने जाते हैं। तो इस तरह जो भी शांति की बात करता था, जो शांति की दुहाई देते थे, उनकी आवाज़ कैसी लगती थी कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ लगती थी। मतलब जब बड़े बात करते हैं तो छोटों की बात दबा दी जाती थी, इस तरह की बातें होने लगी। इस समय तक शांति और सद्भावना का स्थान द्वेष और घृणा ने ले लिया था। मतलब कोई भी जगह शांति और सद्भावना की बात करें तो हर जगह हो क्या रही थी बात, एक दूसरे से लड़ाई करने की, एक दूसरे से घृणा करने की बातें चल रही थी। सभी क्या है, सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करने लगे थे। मतलब फिटेस्ट सर्वाइवल का नियम, कि योग्यतम का उत्तरजीविता का सिद्धांत ये कहता है कि जो योग्य होगा वही आगे बढ़ेगा, वही आगे जिएगा। तो योग्यतम की उत्तरजीविता को प्राकृतिक सत्य भी स्वीकार कर लिया गया कि देशों में भी यही चीज़ लागू होगी, जो देश सबसे बेहतर होगा, जो देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उसी का अस्तित्व रहेगा। कमज़ोर राष्ट्र होंगे उनको अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। सभी अपनी अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ साबित करने और सभ्यता का प्रसार करने पर तत्पर हो रहे थे। जैसे जर्मनवाद था जर्मनी का, तो वैसे रूस का स्लाववाद था। तो इस तरह सभी जो लोग थे अपनी अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ साबित करने और अपनी सभ्यता का प्रसार करने के लिए तत्पर हो रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या होता है, परस्पर टकराव होना तो सुनिश्चित था। मतलब एक देश के नागरिकों का दूसरे देश के नागरिकों से टकराव हमेशा होता रहता था। फिर आता हमारा साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। मतलब 20वीं शताब्दी के आरंभ में जिन देशों के पास धन था, क्या था, जिन देशों के पास धन था, जिनका औद्योगिकरण तेजी से हुआ था, उनमें अधिक धन कमाने और अपने तैयार माल को बेचने के लिए बाजार प्राप्त करने की लालसा बढ़ रही थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जिन देशों के पास धन था और जिनका औद्योगिकरण तीव्र गति से हुआ था, उनमें क्या अधिक धन कमाने और अपने तैयार माल को बेचने के लिए बाजार प्राप्त करने की लालसा बढ़ रही थी। ऐसे देशों में इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका मेन थे, मुख्य थे। इन देशों में आर्थिक प्रतिद्वंदिता साम्राज्यवाद से संलग्न थी। इन देशों में क्या था, आर्थिक प्रतिद्वंदिता, मतलब ज़्यादा पैसा कमाने की जो होड़ है, ये किससे जुड़ गई थी, साम्राज्यवाद से। साम्राज्यवाद का मतलब कि नए नए देशों को खोजना, उनके जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों अधिकार हथिया लेना, ये हमारा साम्राज्यवाद होता है। तो हमारे इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, ये नए नए देशों को अपने अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे थे। ये देश अपना औपनिवेशिक विस्तार आर्थिक आवश्यकता के कारण करना चाहते थे, ताकि उन देशों पर अधिकार करके उनकी आर्थिक तरक्की हो सके। और इन देशों पर अधिकार करने की भूख, अपने अधिशेष धन और उत्पादन की खपत करने की अभिलाषा से औपनिवेशिक संघर्ष उत्पन्न होता है। जर्मनी अफ्रीका के विभाजन से ये असंतुष्ट थे।
जर्मनी क्या था, जब अफ्रीका का विभाजन हुआ था, जिसमें अफ्रीका के विभाजन की बात की जाती थी, 1875 तक तो 10% भाग ही जो यूरोपीय राष्ट्र थे उनके अधीन था, और 1900 तक आते आते मतलब 25 साल के अंदर अंदर 90% अफ्रीका का बंटवारा कर दिया जाता है। तो ये अफ्रीका का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, तो जर्मनी को बहुत कम हिस्सा मिलता है, जिससे जर्मनी क्या होता है, नाराज रहता है। जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जाती है। क्या होता है, व्यापारिक लड़ाई या व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जाती है। सुदूर पूर्व में जो हमारा चीन है, चीन में बंदरबाट हुई। बंदरबाट का मतलब चीन के बहुत सारे हिस्से बहुत सारे राष्ट्रों को अलग अलग पर्पज से दिए गए। अब इस बंदरबाट ने क्या निर्णायक संघर्ष की संभावना को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि जर्मनी को मिलता है, लेकिन जर्मनी को न के बराबर हिस्सा मिलता है। फिर हमारे आते हैं सबसे खतरनाक विलियम केसर। तो विलियम केसर है जर्मनी के सम्राट। उनकी भूमिका की बात करें, विलियम केसर क्या था, उग्र और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। कैसा था? महत्वाकांक्षी और उग्र व्यक्ति था। उसकी नीति विश्व प्रभुत्व या फिर विश्व सर्वनाश। वो ये चाहता था जैसे ब्रिटेन का साम्राज्य पूरी की पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो जर्मनी का साम्राज्य भी पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, चाहे इसके लिए मैं नष्ट हो जाऊं या फिर मैं पूरा पूरा साम्राज्य स्थापित कर लूं, लेकिन मैं इसकी कोशिश जरूर करूंगा। तो उसकी नीति क्या थी, या तो विश्व प्रभुत्व हो या फिर सर्वनाश हो, मुझे दोनों ही चीज स्वीकार है। उसने ब्रिटेन के विरुद्ध अपनी जो नौसैनिक क्षमता है उसको बढ़ाने के प्रयास किए, जिससे ब्रिटेन के साथ लड़ाई हो जाती है, मतलब द्वेष उत्पन्न हुआ। उसके द्वारा अहंकारवश ब्रिटिश मित्रता के जो प्रस्ताव होते हैं उसको भी ठुकरा दिया जाता है, और उसमें क्या अहंकार भर गया था, इसी वजह से ब्रिटेन की तरफ से उसको मित्रता का प्रस्ताव आता है, लेकिन वो उसको ठुकरा देता है। उसका एक ही नारा था कि वी वॉन्ट ए स्पेस अंडर द सन, जो उसकी साम्राज्यवादी लिप्सा का स्पष्ट उदाहरण है। अब ये लाइन है, वी वॉन्ट ए स्पेस अंडर द सन, मतलब जो ब्रिटेन के लिए कही जाती है। ब्रिटेन में क्या है, कभी भी रात नहीं होती थी, क्योंकि ब्रिटेन के पास अधीन इतने उपनिवेश थे कि किसी न किसी उपनिवेश में तो हमेशा दिन ही होता था। जैसे जब भारत में दिन है तो ब्रिटेन में रात होगी, ब्रिटेन में दिन है तो भारत में रात होगी। मतलब ब्रिटेन के पास इतना बड़ा साम्राज्य है कि उसके पास हमेशा दिन होता था। तो वैसे ही हमारे जो जर्मनी का शासक था विलियम केसर, वो भी ये कहता था कि मुझे भी इतने सारे राष्ट्रों को जीतना है, जिसलिए मैं भी कह सकूं कि मैं हमारे राष्ट्र में भी कभी भी रात नहीं होती है, हमेशा दिन रहता है। मतलब कोई ना कोई ऐसा देश तो ज़रूर होगा जहाँ पे दिन हो रहा हो। तो ये बात क्या है, उसके साम्राज्यवादी लिप्सा है, इसका स्पष्ट उदाहरण होती थी। अब आते हैं हमारे सबसे खतरनाक, जो आज भी चलता है, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया मतलब कि समाचार पत्र और प्रसार प्रसाधनों का प्रभाव। इस समय मतलब उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय समाचार पत्रों ने उग्र राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर पारस्परिक द्वेष को फैलाना शुरू कर दिया। जो समाचार पत्र थे, अखबार थे, उन पत्रों ने क्या किया, उग्र राष्ट्रवाद से प्रेरित हुए और उनसे प्रेरित होकर जो एक दूसरे देशों के प्रति जो नफरत है उसको फैलाना शुरू कर दिया। जहाँ एक और ये जनता को उद्वेलित और आक्रोशित करते थे, मतलब ऐसी ऐसी बातें छाप देते थे कि जनता आक्रोशित हो जाए, उद्वेलित हो जाए, वहीं दूसरी ओर सरकार पर भी साम्राज्यवादियों और विरोधियों के प्रति कठोर कदम उठाने के लिए दबाव बनाती थी। तो सरकार पे भी दबाव बनाती थी, तो जनता में भी ऐसा करती थी। समग्र साहित्य में राष्ट्रीय गौरव का बखान किया जा रहा था। जितना भी साहित्य लिखा जा रहा था उस समय, उन साहित्य में क्या होता था, राष्ट्रीय गौरव का बखान किया जाता था। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रदर्शित किया जाता था। इतिहास को क्या तोड़ मरोड़ कर प्रदर्शित किया जा रहा था। सांस्कृतिक और जातीय श्रेष्ठता के दावे किए जा रहे थे। क्या किया जा रहा था? सांस्कृतिक और जातीय श्रेष्ठता के दावे किए जा रहे थे। समाचार पत्रों में छपे कटुतापूर्ण लेखों से समाचार पत्रों में छपे कटुतापूर्ण लेखों से जनता में रोष उत्पन्न होना तो स्वाभाविक सी बात थी। उदाहरण के लिए देखें तो जब जून 1914 में सेंट पीटर्सबर्ग में प्रकाशित बोर्स गजट, 1914 में सेंट पीटर्सबर्ग में बोर्स गजट नामक एक समाचार पत्र छपता है। उसमें एक लाइन होती है, क्या रूस तैयार है और फ्रांस को भी तैयार रहना चाहिए। तो इसका मतलब है फ्रांस और रूस दोनों के दोनों दोस्त है। रूस ने तो पूरी तैयारी कर ली है, फ्रांस को भी तैयारी कर लेनी चाहिए। जब जर्मनी के लोग इस बात को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि दोनों तैयारी कर ली है, मतलब कि दोनों को दोनों मिलकर जर्मनी पे हमला करना चाहते हैं। तो जर्मनी के लोगों में गुस्सा उत्पन्न हो जाएगी, दोनों तैयार है तो हम कौन सा पीछे हैं, हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी तैयार हो जाएंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव की बात करें तो इस समय यूरोप में कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो विभिन्न झगड़ों का समाधान युद्ध की संभावना को टाल देती। क्या इस समय यूरोप में एक भी ऐसी संस्था नहीं थी जो क्या
जितने भी झगड़े हैं उनका समाधान करके युद्ध की संभावना को टाल दे, ऐसी कोई संस्था नहीं थी। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय कानून और सदाचार की संधियाँ संहिता होती थी, मतलब उस समय ऐसी संहिताएं तो बनती थी जो कानून और सदाचार की संहिता थी, लेकिन इनको लागू करने वाली कोई शक्ति नहीं थी, मतलब इतनी बड़ी कोई शक्ति नहीं थी जिसकी बात ये सब लोग सुन सके। 1899 और 1907 में संपन्न हेग सम्मेलन के प्रस्तावों का भी सभी ने अपनी सुविधानुसार ही अनुसरण किया। किसी को लगा तो अनुसरण किया, किसी को नहीं लगा तो उसने अनुसरण नहीं किया। किसका? 1899 और 1907 में जो हेग सम्मेलन के प्रस्ताव थे उनका। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय अराजकता की बात करें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में अशांति अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। 20वीं शताब्दी में क्या होता है? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में अशांति और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। शक्तिशाली राष्ट्र छोटे छोटे राज्यों को बांटकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे हुए थे। जो बड़े बड़े राष्ट्र थे, शक्तिशाली राष्ट्र, ये कहते छोटे छोटे राज्यों को बांटकर अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए थे। अब बात करते हैं हमारे सन 1900 के बाद में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी जिनसे ये लगे कि हमारे जो अराजकता फैल रही है। सबसे पहली बात आती है 1904-05 में जापान ने रूस को हरा दिया। जबकि आप देख सकते हैं रूस कितना बड़ा राष्ट्र है और जापान एक टापू देश है, तो उसने क्या रूस को हरा दिया। इससे रूस की कमजोरी जग जाहिर हो गई, मतलब पूरी दुनिया को पता चल गया कि रूस कोई तुर्रम खान नहीं है, या रूस को हराया नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है। जापान जैसा देश ही रूस को हरा दिया तो कोई भी रूस को हरा सकता है और कोई भी किसी देश को हरा सकता है। रूस द्वारा अब पश्चिम में स्थित बाल्कन क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप किया जा रहा था। इससे वहाँ की जो परिस्थितियाँ और भी जटिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बाल्कन प्रदेश है, हमने देखा था शुरुआत में ऑस्ट्रिया और जो हमारा रूस है, दोनों के दोनों बाल्कन प्रदेश को हथियाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि बाल्कन प्रदेश में सर्व स्लाव के लोग थे, तो इस वजह से रूस हथियाना चाहता था और दोनों के दोनों अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। इसी वजह से वहाँ की परिस्थितियाँ जटिल हो जाती हैं। मोरक्को में फ्रांस और जर्मनी आमने सामने आ जाते हैं। जो हमारे अफ्रीका का एक एरिया मोरक्को, तो मोरक्को में फ्रांस और जर्मनी के आमने सामने आ जाते हैं। और इस संकट का समाधान के लिए 1906 में अल्जीसिरास सम्मेलन बुलाया जाता है। कौन सा? अल्जीसिरास सम्मेलन बुलाया जाता है 1906 में। लेकिन उस सम्मेलन की जो शर्तें होती है तो लास्ट में निकल के आती है, जर्मनी उन शर्तों से नाराज रहता है, उनको शर्तों को पसंद नहीं करता, या फिर जर्मनी असंतुष्ट हो जाता है। 1908-09 में ऑस्ट्रिया के द्वारा बोस्निया हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ऑस्ट्रिया क्या करता है? बोस्निया हर्जेगोविना, ये दो एरिया हैं, इन दो एरिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है, जिससे ऑस्ट्रिया के रूस और इटली से संबंध बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रूस अपने एरिया में और इटली अपने एरिया में इनको मिलाना चाहता था, इसलिए दोनों से उनके संबंध बिगड़ जाते हैं। फिर आता है बाल्कन प्रदेश। तो बाल्कन प्रदेश में होता है युद्ध। अब देखते हैं इससे क्या प्रभाव पड़ता है बाल्कन युद्ध से। पहले सारा का सारा बाल्कन प्रदेश तुर्की के ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जो तुर्की है, तो तुर्की के ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था क्या? बाल्कन प्रदेश। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तब ओटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और बाल्कन क्षेत्र पर उसका नियंत्रण भी कमजोर पड़ गया। यूनान सहित कई क्षेत्र इनके नियंत्रण से मुक्त हो जाते, मतलब ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण से मुक्त हो जाते। तुर्की के द्वारा बाल्कन प्रदेश में गैर तुर्क जातियों पर निर्मम अत्याचार किया जा रहा था। तुर्की के द्वारा क्या किया जा रहा था? बाल्कन प्रदेश में जो गैर तुर्क जातियां हैं उन जातियों पर निर्मम अत्याचार किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि अब बाल्कन क्षेत्र में भी राष्ट्रवादी भावना का उदय हो गया था और वहाँ स्वतंत्र आंदोलन जोर पकड़ रही थी। इसी समय तुर्की में युवा तुर्क आंदोलन शुरू हुआ, जो ओटोमन साम्राज्य को समाप्त करके लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। इस समय क्या होता? तुर्की में युवा तुर्क आंदोलन शुरू होता, जो क्या करता है? ओटोमन साम्राज्य को समाप्त करके लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। तुर्की भी अपना जो पिछला ओटोमन साम्राज्य का जो उनका गौरव था उस समय का, तो वैसा गौरव दोबारा से स्थापित करना चाहता था। इस प्रकार के बाल्कन देशों और तुर्की के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा था। बाल्कन देश और तुर्की के बीच में तनाव बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ स्लाव जाति का बहुमत था और रूस और बाल्कन राज्य भी मूल रूप से कैसे थे? स्लाव थे। 1912 की बात करें तो 1912 में रूस की प्रेरणा से, मतलब रूस के कहे में आके सर्बिया, बुल्गारिया, यूनान और मोंटेनेग्रो, या रूस ने कहा कि जो हमारे बाल्कन क्षेत्र में 4 देश है, देश क्या पहले शहर हुआ करते थे, सर्बिया, बुल्गारिया, यूनान और मोंटेनेग्रो, ये चारों शहर मिलके एक संघ बना लेते हैं जिसे कहते हैं बाल्कन संघ। कब? 1912 में। किसके कहने पे? रूस के कहने पे।
तो इन्होंने तुर्की को मकदूनिया में सुधार करने के लिए कहा कि जब बाल्कन संघ है तो बाल्कन संघ ने मिलकर क्या कहा तुर्की को कि तुम एक काम करो, मकदूनिया में सुधार करो। तुर्की ने कहा कि मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात, तो तुर्की ने मना कर दिया। तो हमारे बाल्कन संघ ने मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया। अब तुर्की क्या है, इस युद्ध में हार जाता है। तुर्की क्या है, जो बाल्कन संघ वाला युद्ध था, इस युद्ध में हार जाता है, बाल्कन युद्ध में। और 1913 में लंदन की संधि की जाती है और इस संधि के जरिए ये युद्ध समाप्त होता है और तुर्की का विघटन कर दिया जाता है। तुर्की के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। किंतु विजित प्रदेशों के बंटवारे को लेकर विवाद हो जाता है कि जो एरिया तुर्की के बंटवारे के बाद जीते गए, तो ये टुकड़े जीतने के बाद कौन सा टुकड़ा किसको मिलेगा, इसमें विवाद हो जाता है। सर्बिया और बुल्गारिया के बीच में मकदूनिया के प्रश्न पर विवाद हो जाता है कि सर्बिया और बुल्गारिया दोनों को दोनों मकदूनिया को चाहते थे। बुल्गारिया सर्बिया पर आक्रमण कर देता है। इसी वजह से क्या बुल्गारिया क्या करता है, सर्बिया पर आक्रमण कर देता है कि भैया तू मेरी नहीं सुनेगा तो तेरे को भी मैं अंदर शामिल कर लूँगा। 1913 में इसी तरह से क्या था, बढ़ते बढ़ते दूसरा बाल्कन युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध में क्या सर्बिया, यूनान और तुर्की तीनों मिलकर बुल्गारिया पर आक्रमण करते हैं, जिससे बुल्गारिया हार जाता है और उसके बहुत सारे क्षेत्र छीन लिए जाते हैं। इस युद्ध के बाद देखें तो बाल्कन प्रदेश की समस्याओं में यूरोपीय शक्तियाँ सीधे सीधे शामिल हो जाती है। क्या होता है, इस युद्ध के पश्चात क्या होता है, बाल्कन प्रदेश की समस्या में यूरोप की शक्तियाँ सीधे सीधे शामिल हो जाती है। इसलिए यह प्रदेश का विश्व युद्ध हेतु तात्कालिक कारण माना जाता है। अब बात करते हैं हमारे युद्ध का में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से युद्ध शुरू होता है। युद्ध का तात्कालिक कारण जिसे सेरोजीवो हत्याकांड कहते हैं। 1908 और 9 में 1908-9 में ऑस्ट्रिया के द्वारा बोस्निया हर्जेगोविना पर अधिकार कर लिया जाता है। 1908-9 में क्या होता है, बोस्निया द्वारा क्या हर्जेगोविना पर अधिकार कर लिया जाता है। इस कारण सर्बिया से इसके संबंध बिगड़े हुए थे। सर्बिया क्या बोस्निया हर्जेगोविना में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सर्व स्लाव आंदोलन को प्रेरित कर रहा था। क्या है, सर्बिया क्या कर रहा था, सर्बिया बोस्निया हर्जेगोविना में ऑस्ट्रिया के खिलाफ सर्व स्लाव आंदोलन को प्रेरित कर रहा था, जिससे सर्बिया के कुछ जो उग्र राष्ट्रवादी है उनके द्वारा अनेक गुप्त संस्थाएं बनाई जा रही थी, जिसमें ब्लैक हैंड और मृत्यु नाम की संस्थाएं भी शामिल थी। तो इस तरह की संस्थाएं बनाई जा रही थी किसके द्वारा, सर्बिया के द्वारा। और वो किसके खिलाफ बना रही थी, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ये ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है, आप ये याद रखेंगे। इन्होंने 1914 में बोस्निया के जो गवर्नर है पोर्ट्रियो को उनकी हत्या की योजना बनाई, किंतु इस समय ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड बोस्निया की यात्रा पे आया हुआ था। ये थे हमारे, इन्होंने बोस्निया के गवर्नर थे पोर्ट्रियो के, उनकी हत्या की योजना बनाई, किंतु इस समय क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, वो बोस्निया की यात्रा पर आया हुआ था। तो उन्होंने युवराज और उनकी पत्नी सोफिया की 28 जून 1914 को गोली मारकर हत्या कर दी। और ये वास्तव में गोली मारी किसने थी, गैब्रिलो प्रिंसेप नामक एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा मारी गई थी। इस घटना ने यूरोप को युद्ध की ज्वाला में धकेल दिया, क्योंकि राजकुमारी मर जाएगा तो फिर तो युद्ध होना ही होना है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में से सहायता का वचन पाकर ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो ऑस्ट्रिया क्या करता है, क्योंकि राजकुमार भी ऑस्ट्रिया का था, ऐसा करके 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पे आक्रमण कर देता है। तो रूस भी अपनी सेनाओं को सर्बिया के पक्ष में उतार देता है। क्यों, सर्बिया और रूस आपस में दोस्त होते हैं। तो जर्मनी 1 अगस्त को, रूस 3 अगस्त को, फ्रांस 4 अगस्त को बेल्जियम पर आक्रमण कर देते हैं। ब्रिटेन जो कि रूस और फ्रांस का मित्र था, वो भी इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर देता है। और ऐसे करके पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो हमारा पार्ट फर्स्ट था जिसमें मैंने पहला विश्व युद्ध करा दिया है, इसका पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट सेकंड के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।